हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और कुछ साइंस के क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक एचपीएसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं जिनमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, इन्वेस्टिगेटर, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी लास्ट में आप अपना स्कोर भी कमेंट करना। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तानसेन द फेमस मुगल म्यूजिशियन वॉज द डिसिपल ऑफ। तो सुप्रसिद्ध मुगल कालीन संगीतज्ञ तानसेन किसके शिष्य थे? तो देखो, ये जो तानसेन थे ये किसके शिष्य थे? ये थे स्वामी हरिदास के। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, तानसेन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो देखो, हम उनको वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो तानसेन का जन्म और जन्म स्थान अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, तानसेन का जन्म हुआ था 1506 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? तो देखो, ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में। अच्छा, ग्वालियर कहाँ पर है, किस स्टेट में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश। आपको बिल्कुल नोट रखना है। एक कुछ तानसेन करके एक पुरस्कार भी दिया जाता है, वो कहाँ से दिया जाता है तो आपको पता लग गया होगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है तो तानसेन का कुछ पुरस्कार भी देती है। तो उस पुरस्कार का अगर आपको नाम पता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी देखो, तानसेन का रियल नेम भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका असली नाम क्या है। तो इसका असली नाम है रामतनु। इसका असली नाम क्या है? रामतनु। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसके धर्म को लेकर के भी कंफ्यूज रहते हैं कि यह हिंदू धर्म का था कि मुस्लिम धर्म का। तो देखो, यह हिंदू धर्म का था। ओके, हिंदू धर्म का था, ये आपको नोट रखना है। अब तानसेन के बारे में अगर बात करें, तानसेन जो था तो मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में था। अकबर के शासन काल में यह 9 रत्नों में से एक था। ये बात आपको नोट रखनी है। अच्छा, अकबर के समय से पहले यह कहाँ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि तानसेन शुरू में वो कहाँ था? रीवा राज्य में था। रीवा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तानसेन शुरू में रीवा राज्य के किस राजा के दरबारी गायक थे? तो देखो, रीवा राज्य के कौन सा राजा था जिसके यह दरबारी गायक थे? तो राजा रामचंद। आपको नोट रखना है, राजा रामचंद के यह दरबारी गायक थे। कहाँ पर? रीवा राज्य में। रीवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो देखो, ये थे कुछ क्वेश्चंस तानसेन से। बाकी इनकी मृत्यु 1589 में हुई थी, ये आपको नोट रखना है। कहाँ पर हुई थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगरा में। जन्म कहाँ पर हुआ था? 1506 में ग्वालियर मध्य प्रदेश। और मृत्यु कहाँ पर हुई? 1589 आगरा में। तो देखो, इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। हु स्पोक द वर्ड्स स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो देखो, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो, बाल गंगाधर तिलक की जब भी बात करी जाएगी तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है कि यह एक उग्रवादी उग्रवादी यानी कि गर्मपंथी नेता थे। गर्मपंथी नेताओं की जब भी बात होगी तो बाल गंगाधर तिलक का नाम सबसे टॉप पर होगा। ये बात आपको नोट रखनी है। ओके। तो देखो, बाल गंगाधर तिलक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, तो उनको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? तो देखो, आपको नोट रखना है, यह कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल ने जो है तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। ये वैलेंटाइन शिरोल थे कौन? तो देखो, यह लंदन टाइम्स के एक पत्रकार थे। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, तिलक से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है। तो देखो, ये एक और क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र राष्ट्रवादी नेता कौन थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो वो कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ये भी आपको नोट रखना है। देखो, 1908 की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को जो है तो जेल हो गई थी कितने वर्ष की? 6 वर्ष की। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल नोट रखना है। 1908 में उनको जेल हो गई थी 6 वर्ष की। और कहाँ पर भेजा गया था? तो उनको मांडले भेजा गया था। मांडले आपको बिल्कुल नोट रखना है। मांडले कहाँ पर पड़ता है? तो ये बर्मा यानी कि वर्तमान म्यांमार है। ओके। तो बर्मा उनको भेज दिया गया था उस समय। तो वहाँ पर जाकर के 1908 में उनको जेल हुई, तो वहाँ पर जाकर के यानी कि मांडले में जाकर के उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। ये 2 पुस्तकें हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली है गीता रहस्य।
गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको पता चल गया कि ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। और दूसरी पुस्तक लिखी थी उन्होंने कर्म योग। कर्म योग। देखो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी 2 पुस्तकें जेल में रहकर लिखी थी? तो यही 2 पुस्तकें थी, ये आपको बिल्कुल नोट रखनी है। बाकी कुछ पत्रिकाएं भी इन्होंने निकाली थी, ये आपको नोट रखनी है। मराठा पत्रिका इन्होंने निकाली थी, केसरी भी इन्होंने निकाली थी, ये 2 आपको बिल्कुल नोट रखनी है। अच्छा, भारत के बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो देखो भारत के बेताज बादशाह भी बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। द कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म द थीम ऑफ। तो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसकी थीम को बनाती है? तो ये बनाती है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र को। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो अष्टांगिक मार्ग की यहाँ पर बात करी गई है, तो ये मतलब प्रयोग करने को किसने कहा था? अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करने को किसने कहा था? तो देखो महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध मार्ग की दिशा में इन 8 अष्टांगिक मार्ग मीन्स 8 रास्तों का प्रयोग करने को कहा था। अब ये 8 रास्ते यानी कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? तो ये आपको नीचे कमेंट करना है, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे, 8 रास्ते वह कौन कौन से थे। ओके, ये आपको नीचे कमेंट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीट द। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निषेध करती है, तो देखो किसको यह निषेध करती है? कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर दे रखा है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज को देखकर ही ऑप्शन डी यहाँ पर टिक कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निषेध करती है, तो किसको करती है? तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओजोन लेयर को। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सिर्फ करेक्ट होगा। अच्छा, ओजोन लेयर क्या होती है पहले तो आपको ये नोट रखना है। तो देखो ओजोन लेयर क्या करती है, ये जो हमारे सन से जो है तो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज। अब हिंदी में इसका मीनिंग होगा, अल्ट्रा वायलेट मीन्स पराबैंगनी किरण। जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से यह रोकती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है तो पृथ्वी पर आने से रोकती है, इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अच्छा, ओजोन लेयर जो है तो हमारी किस मतलब लेयर में है? तो देखो हमारे अर्थ के ऊपर टोटल 5 लेयर हैं। तो देखो यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, ये एक लेयर हो गई, यहाँ पर देखो अर्थ है, अर्थ के ऊपर देखो यहाँ से यहाँ तक ये हो गई एक लेयर, इसको बोलते हैं क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर आ गई हमारी समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। तो देखो स्ट्रेटोस्फियर में ये जो सारी परत है, यही ओजोन लेयर यहाँ पर है। ओके, ओजोन लेयर यहीं पर है, ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। इस समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर हमारी आती है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर, उसके ऊपर आता है आयन मंडल यानी कि थर्मोस्फियर, और सबसे बाहर हमारा होता है बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फियर। तो देखो ये टोटल 5 लेयर हैं, आपको बिल्कुल नोट रखनी है, बिल्कुल सीक्वेंस में। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है। सेफ्रॉन फॉर कमर्शियल यूज इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो व्यापारिक उपयोग के लिए केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो देखो व्यापारिक उपयोग के लिए पहले तो आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल डीपली पढ़ना है। कमर्शियल यूज़ के लिए सिर्फ यहाँ पर लिखा गया है व्यापारिक उपयोग के लिए। तो देखो व्यापारिक उपयोग के लिए केसर प्राप्त किया जाता है फ्लावर से यानी कि पुष्पों से। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है। बाकी आप यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो कि HPSSC किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ रिफ्ट वैली। तो निम्न में से कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है? तो देखो नर्मदा भी एक विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ताप्ती भी करती है, तो गोदावरी नहीं करती है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी हिल्स इज नोन एज। तो नीलगिरी पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो देखो नीलगिरी पर्वतमाला से तो पहले तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यह कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो सर्वोच्च शिखर नीलगिरी पर्वतमाला का कौन सा है? तो ये है डोडा बेटा चोटी। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। डोडा बेटा चोटी की अक्सर हाइट पूछ ली जाती है, तो 2637 मीटर आपको नोट रखनी है, डोडा बेटा चोटी की हाइट है। अच्छा, नीलगिरी पर्वतमाला से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको हमने पहले भी बहुत बार वीडियोस में डिस्कस कर दिया है। तो देखो नीलगिरी पर्वतमाला से पहला क्वेश्चन बनता है कि यह कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो टोटल यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यही आपको नोट रखने हैं। यहाँ पर
स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं आंध्र प्रदेश में। देखो आंध्र प्रदेश में यह नहीं फैला हुआ है, यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है। बाकी देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, महेंद्रगिरी भी, महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है, तो देखो यह उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ओके, इसकी हाइट अक्सर पूछ ली जाती है, तो इसकी हाइट है 1501 मीटर, इसकी हाइट है 1501, 1501 मीटर इसकी हाइट है, अब आपको नोट रखना है। बाकी सारामती, सारामती हमने अभी पिछली ही क्लास में डिस्कस करा है। सारामती देखो क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होते हैं, ये भी आपको नोट रखना है। HPSSC जो है तो रिपीटेड क्वेश्चंस को पूछता है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्वेश्चंस को पढ़ना है। ऑप्शंस भी आप पढ़ा करो, ऑप्शन से भी जो है तो क्वेश्चन निकाला करो। तो देखो सारामती की बात करें तो सारामती किस राज्य में पड़ता है, तो देखो सारामती पड़ता है नागालैंड में। नागालैंड में जो है तो यह एक पहाड़ी है, नागालैंड राज्य में। ओके, तो देखो सारामती से एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सारामती पर्वत किन दो देशों की सीमा को बनाता है, तो देखो ऑब्वियसली सारामती कहाँ पर है, नागालैंड में। नागालैंड यानी कि हो गया भारत, तो एक तो यह भारत की सीमा बनाता है, और नागालैंड के साथ कौन सा देश जुड़ा हुआ है, तो म्यांमार, म्यांमार। तो भारत और म्यांमार की यह सीमा रेखा को बनाती है सारामती पर्वत। ओके, तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर इन इंडिया इज, तो भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखो मसालों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, केरला। तो यहाँ पर भी अदरक में भी सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भारत की बात करी गई है कि भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन है केरल। अगर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करी गई होती, हिमाचल प्रदेश में अदरक का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, तो देखो जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो सिरमौर जिला आपको नोट रखना है। सिरमौर में जो है तो सर्वाधिक अदरक का उत्पादन किया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 88, द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर इज, तो मानव कान की श्रव्य परास कितनी है, तो ये है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो निम्न में से क्या विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो देखो 10th लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो यह है सिल्वर। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट अंडर, तो राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, Who among the following was the finance minister of India in the अंतरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946 टू 47, तो 1946 से 47 के दरमियान निम्न में से कौन भारत की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे, तो देखो वित्त मंत्री कौन थे। यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन को पूरी तरह पढ़ो कि भारत की अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार यहाँ पर पूछी गई है, तो देखो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो ये थे लियाकत अली खान। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो अंतरिम सरकार से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, 2-3 यहाँ पर पूछे जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर पूछा जाता है और वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि के मंत्री कौन थे, तो देखो खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, और यहीं से पूछा जाएगा कि भारत की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे। गृह मंत्री तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको नोट रखना है, वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी यहाँ से एक पॉइंट आपको नोट रखना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। ओके, अंतरिम मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री के पद पर इनको नहीं रखा गया था, इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय, तो भारत के संविधान में गारंटी किए गए मूलभूत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल, तो केवल राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।